गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ गोविंद पटेल एंड वेलकम यू ऑल ऑन सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में, जिसे आप हिंदी में बाल विकास या शिक्षण शास्त्र बोलते हैं। हम आज की क्लास में ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आप लोगों को सीटीईटी के पेपर में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो आपकी पेडागोजी होती है आपके सीटीईटी के पेपर फर्स्ट में 75 नंबर की आती है। तो आप लोग पेडागोजी वाला जो पोर्शन होता है उसको ध्यान से पढ़िए और समझकर उसके आंसर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए पेडागोजी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो सभी लोग नोटबुक और पेन उठा लीजिए, डाल लीजिए। आज का टॉपिक है हमारा अभिप्रेरणा। क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है अभिप्रेरणा, जिसे इंग्लिश में मोटिवेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि मोटिवेशन आखिर होता क्या है, अभिप्रेरणा क्या होती है? चलिए बताइए सभी लोग, अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? एक बार लिख के बताइए कि अभिप्रेरणा क्या होती है। चलिए जवाब दीजिए कि अभिप्रेरणा किसे कहते हैं। तो अभिप्रेरणा जो होती है किसी कार्य को शुरू करना, उसे जारी रखना तथा पूर्ण हो जाने तक उसे उसी ऊर्जा से करते रहने को अभिप्रेरणा कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। किसी कार्य को शुरू करना, जारी रखना तथा उसे पूर्ण करने की ऊर्जा ही अभिप्रेरणा कहलाती है। तो सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के पास में। फिर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारे क्लास की नोटिफिकेशन आजकल यूट्यूब सेंड नहीं कर रहा है, तो आप लोग थोड़ी हेल्प कर दीजिए। सभी लोगों के पास में सेशन को शेयर कर दीजिए। फिर आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? चलिए बताइए, इनमें से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? आपके सामने 4 विकल्प लिखे हुए हैं, चलिए आंसर दीजिए। पहला है, मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। दूसरा है, मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। तीसरा है, गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। चौथा है, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अच्छे अंक देता है। चलिए बताइए, बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है? सब लोगों को पता होगा कि बाह्य प्रेरणा क्या होती है। चलिए बताइए, बाह्य प्रेरणा किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए और जल्दी से बताइए कि इसका आंसर सही क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर डी, जिसने भी लगाया हो जाएगा बिल्कुल सही। बाह्य प्रेरणा वह होती है जो हम कोई ऐसा काम जो हम लोग किसी अंक या किसी प्राप्ति के लिए करते हैं, किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए करते हैं, वो हमारी बाह्य प्रेरणा कहलाती है। कि अगर आप ये काम कर दोगे तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा या फिर ट्रॉफी दूंगा या फिर टॉफ़ी दूंगा, तो वो क्या हो जाएगी? वो आपकी बाह्य अभिप्रेरणा हो जाएगी। जब तक आप कोई काम अपने मन से, अपने स्वयं से नहीं करते हैं, जो काम आप लोगों को अच्छा लगता है, तब तक वह काम बाह्य अभिप्रेरणा कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लिखा हुआ है, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है? चलिए बताइए, कौन सी रणनीति जो है बच्चों के अर्थ निर्माण में बढ़ावा देती है? पहला ऑप्शन है अन्वेषण एवं परिचर्चा। दूसरा ऑप्शन है सूचनाओं का संचरण। तीसरा ऑप्शन है दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना। चौथा ऑप्शन है एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर ए, जिसने भी लगाया हो जाएगा बिल्कुल सही। अन्वेषण एवं परिचर्चा जो होगी वो बच्चों के अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। बाकी सारे आप लोगों को देखने में ही निगेटिव लग रहे होंगे, और क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 2 है उससे बेटर आपका आंसर नंबर 1 है। तो सीटीईटी के पेपर में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वही हमेशा सही माना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए, ये आप लोगों को बताना है। जो बच्चे होते हैं उन्हें क्लास में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, या फिर उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए, या फिर उन्हें अनुमति नहीं देनी चाहिए, या फिर उन्हें प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए। चलिए बताइए, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने से प्रेरित करना चाहिए, या फिर हतोत्साहित करना चाहिए, या फिर पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, या फिर पूछने से रोकना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर
3 का आंसर नंबर 1 जिसने भी लगाया है हो जाएगा बिल्कुल सही। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा एवं आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें डैश थी या था। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। तो आई होप आप लोगों ने अब तक इसका आंसर सही से कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, सीखने की प्रक्रिया में अप्रेरणा क्या होती है वो आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना करती है। दूसरा ऑप्शन है पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। तो जो आपकी अप्रेरणा होती है वो शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्रायः अप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाएगी। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर डी बहुत सारे लोग लगा रहे हैं, लेकिन इसका आंसर ये गलत है। तो बताइए अब इसका आंसर क्या सही हो जाएगा। डी वाला मैंने कट कर दिया क्योंकि बहुत सारे लोग डी लगा रहे थे, तो मैंने डी कट कर दिया। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या सही हो जाएगा। चलिए अब आंसर दीजिए। आपके सामने तीन ऑप्शन है अब। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर सी जिसने भी लगाया हो जाएगा बिल्कुल सही। आवश्यकता होती है। क्या होती है? आवश्यकता या नीड होती है। अप्रेरणा की जो शुरुआत होती है वह नीड से ही शुरुआत होती है। जब आप लोगों को किसी चीज़ की नीड होगी तभी आप वो काम करने की अपने अंदर रुचि पैदा करेंगे, तभी आप लोगों को वो काम करने में मज़ा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है। देखिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो आप लोगों को सावधान होकर क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर इसके आंसर देना है। क्योंकि निगेटिव पूछा गया है तो आप लोगों को निगेटिव ही आंसर यहाँ पे देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 का सही से आंसर अब तक दे दिया होगा। जो आपका आंसर नंबर बी है वो हो जाएगा बिल्कुल सही। दोहराना एवं स्मरण करना आप लोगों का कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा निगेटिव वर्ड होता है। जहाँ पर स्मरण करना लिखा होगा वो आपका हमेशा निगेटिव हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। चलिए बताइए। पहला ऑप्शन है केवल उदाहरण देने चाहिए। दूसरा ऑप्शन है केवल गैर उदाहरण देने चाहिए। तीसरा ऑप्शन है उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। और चौथा ऑप्शन है उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। एक कक्ष है, उसमें आप लोगों को कैसे उदाहरण देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर सी जिसने भी लगाया हो जाएगा बिल्कुल सही। उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, कोई शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। यानी कोई शिक्षक है वह अपने विद्यार्थी से क्या कहे कि बच्चा जो है मन से कार्य करने में प्रोत्साहित हो सके। चलिए बताइए। 4 विकल्प हैं, इनमें से शिक्षक जो है वो क्या कहेगा तब बच्चा आंतरिक प्रेरणा से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होगा। चलिए बताइए। पहला ऑप्शन है काम जल्दी पूरा करो तुम्हें टॉफ़ी मिलेगी। दूसरा ऑप्शन है इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। तीसरा ऑप्शन है चलो इसे उनके करने से पहले समाप्त कर लो। चौथा ऑप्शन है तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर लिया है। चलिए बताइए इनमें से कौन सा भीतरी प्रेरणा का एक उदाहरण है, ये समझ लो आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन में से
कौन सा एक भीतरी प्रेरणा का उदाहरण है, ये आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नंबर बी जिसने भी लगाया हो जाएगा बिल्कुल सही। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। ये क्या है, ये आंतरिक प्रेरणा का एक उदाहरण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। चलिए बताइए, सार्थक अधिगम निम्नलिखित में से किसके द्वारा घटित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 है कंठस्थीकरण एवं स्मरण। ऑप्शन नंबर बी है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास। ऑप्शन नंबर सी है निर्देश एवं संचालन। ऑप्शन नंबर डी है अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया। चलिए 4 ऑप्शन में से आपको आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए जिसने भी लगाया है वो जाएगा बिल्कुल सही। कंठस्थीकरण एवं स्मरण करना हमेशा निगेटिव होता है, और आप लोगों से क्वेश्चन में निगेटिव पूछा गया था कि कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है। हालांकि यहाँ पे पुनरावृत्ति भी एक निगेटिव है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा निगेटिव कौन सा है, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। तो इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के। चलिए बताइए, एक शिक्षक को विद्यार्थियों के लिए किसके लिए निर्धारित करने चाहिए और किसके लिए निर्धारित नहीं करना चाहिए। चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन लक्ष्य। ऑप्शन नंबर बी है प्रदर्शन लक्ष्य अधिगम लक्ष्य। ऑप्शन नंबर सी है असफलता से बचने के लिए लक्ष्य अंक लाने के लिए लक्ष्य। ऑप्शन नंबर डी है अंक लेने के लिए लक्ष्य सफलता से बचने के लिए लक्ष्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही से आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नंबर ए जिसने भी लगाया है वो जाएगा बिल्कुल सही। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। दिखावे के लिए नहीं बल्कि अधिगम के लिए लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है। चलिए बताइए, 4 ऑप्शन में से कौन सा बच्चों के अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए और क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। अगर आपको सही से विजुअल नहीं हो रहा है तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे राइट साइड में आप लोगों को 3 डॉट्स मिल जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, आप लोगों को सही से दिख जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नंबर डी जिसने भी लगाया हो जाएगा बिल्कुल सही। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए मदद करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि क्या होगा तो बच्चों को कक्षा में प्रेरित समझा जाएगा। क्या वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखेंगे तब बच्चों को प्रेरित समझा जाएगा, या फिर वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, या फिर वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, या फिर वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। चलिए बताइए, बच्चों को मोटिवेटेड जो है किस से समझा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर नंबर सी जिसने भी लगाया है वो जाएगा बिल्कुल सही। जब बच्चे शिक्षक से प्रश्न पूछेंगे कि सर इसका आंसर क्या होगा और ये कैसे आएगा, तो बच्चे आंतरिक रूप से मोटिवेटेड होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं करता है। चलिए बताइए, इनमें से कौन सा वह ऑप्शन है जो बच्चों की समस्या को हल करने के लिए वर्णन नहीं कर सकता है। आपके सामने 4 विकल्प लिखे हुए हैं, चलिए इनको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। चलिए इसको पढ़ लीजिए फिर इसका आंसर सही से बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का
आंसर नंबर डी जिसने भी लगाया है हो जाएगा बिल्कुल सही। अपसरण उत्तरों वाले प्रश्न यानी कन्वर्जेंट जो आंसर्स होते हैं वैसे वाले प्रश्न जो होंगे वो आप लोगों की समस्या हल करने के लिए सही वर्णन नहीं होंगे, क्योंकि वो ऐसे प्रश्न होते हैं जिन्हें आप बंद अंत वाले प्रश्न भी कहते हैं। यानी जैसे मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करा रहा हूँ कि आपके सामने 4 विकल्प लिखे हुए हैं, इन्हीं में से आप लोगों को कोई विकल्प छांटना होता है, तो ये क्वेश्चंस क्या कहलाते हैं, ये बंद अंत वाले प्रश्न कहलाते हैं। और मुक्त अंत वाले प्रश्न ऐसे होते हैं कि आपको क्वेश्चन दिया जाए और आप लोगों को उसका उत्तर अपने मन से लिखना होता है, वो आपका हो जाता है मुक्त अंत वाले क्वेश्चंस। तो यहाँ पे बंद अंत वाले प्रश्न जो होंगे वो समस्या हल करने का सही तरीका नहीं हो सकता है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि। ये क्वेश्चन अभी हो चुका है, इसका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। जो आपका मिड डे मील मिलता है वो सरकार ने प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का सही से आंसर दीजिए। जो मिड डे मील की योजना प्रारंभ की गई है वो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का समर्थन करता है, आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर नंबर डी जिसने भी लगाया होगा हो जाएगा बिल्कुल सही। मानवीय सिद्धांत का समर्थन करता है, क्योंकि जब तक आपकी नीड पूरी नहीं होगी, अगर आप क्लास में भूखे बैठे हैं तो आप लोगों का पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। जैसा कि कहा भी गया है कि भूखे भजन ना हो गोपाला। तो अगर आप क्लास में भूखे बैठे होंगे तो आप लोगों का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगेगा, इसीलिए सरकार ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मध्याह्न योजना का प्रारंभ किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को डैश के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। चलिए बताइए किसके आधार पर अच्छी तरीक़ा से इस खबर को समझा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा। तो आई होप आप लोगों ने अब तक सही से आंसर इसका कर दिया होगा। तो इस खबर को पदानुक्रमिक आवश्यकताओं के सिद्धांत से अच्छी तरीक़ा से समझा जा सकता है। जो हायरार्की की नीड्स की थ्योरी है उसके सिद्धांत से इस खबर को अच्छी तरीक़ा से समझा जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। आपके सामने 4 विकल्प लिखे हुए हैं, इनमें से वह कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है विद्यार्थी की अभिरुचि यानी इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर 2 है विद्यार्थियों का संवैगिक स्वास्थ्य यानी इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ यानी पेडोलॉजिकल स्ट्रेटजीज। ऑप्शन नंबर 4 है विद्यार्थियों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। तो आई होप आप लोगों ने अब तक इसका सही से आंसर कर दिया होगा। तो जो सारे लिखे हुए हैं ये 1 2 3 4 ये सारे जो कारक हैं ये अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर नंबर 4 जिसने भी लगाया हो जाएगा बिल्कुल सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करेगा। चलिए बताइए। कोई शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों को आंतरिक रूप से प्रोत्साहित करना चाहता है कि बच्चे पढ़ाई करने लगें, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जो सबसे बेस्ट होगा उसको आंतरिक रूप से मोटिवेटेड करने के लिए। चलिए आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। आंतरिक रूप से मोटिवेटेड करने के लिए कौन सा ऑप्शन इनमें से बेस्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर नंबर ए जिसने भी लगाया है हो जाएगा बिल्कुल सही। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करें और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है एक शिक्षक पाता है कि प्रत्येक कार्य के लिए स्टार देने पर भी शिक्षार्थी अधिगम के लिए प्रेरित नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है।
एक शिक्षक है, वह बच्चों से बोलता है कि अगर आप अच्छा कार्य करेंगे तो हम आपको स्टार देंगे। यानी अगर आप अच्छा कार्य करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 में से स्टार में से आप लोगों को स्टार दिए जाएंगे। फिर भी शिक्षार्थी जो हैं वो प्रेरित नहीं हो रहे हैं, इसका कारण क्या हो सकता है वो आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर नंबर डी, जिसने भी लगाया है, लंबी अवधि के अधिगम तथा रुचि को लेकर पुरस्कार सुनिश्चित नहीं कर सकते। यानी अगर आप लोगों को लंबे समय तक बच्चे को मोटिवेटेड रखना है तो पुरस्कार उसका कोई अच्छा वाजिब कारण नहीं हो सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, देश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। चलिए बताइए किसके द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। आपके सामने 4 विकल्प लिखे हुए हैं, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए। तो आई होप आप लोगों ने अब तक इसका सही से आंसर कर दिया होगा। शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा निपुणता एवं अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है आप लोगों को बताना है। जो अचीवमेंट मोटिवेशन होता है वह क्या होता है वो आप लोगों को बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, जो मोटिवेशन होता है किसी कार्य को शुरू करना, प्रारंभ रखना और अंत तक करने की जो ऊर्जा होती है उसे ही अभिप्रेरणा बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चुनौतीपूर्ण कार्य में डटे रहने के प्रवृत्ति को ही क्या बोलते हैं, उपलब्धि अभिप्रेरणा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। चलिए बताइए, सीखने के लिए अधिकतम रूप से कौन सा अभिप्रेरित करता है। क्या वह बाह्य कारक होता है, क्या असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, या फिर बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, या फिर लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर नंबर डी, जिसने भी लगाया हो जाएगा बिल्कुल सही, व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने में संतुष्टि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, लिखा हुआ है, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास क्या होता है वो आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर नंबर बी, जिसने भी लगाया हो जाएगा बिल्कुल सही, निष्पादन उपागम अभिविन्यास, यानी परफॉर्मेंस अप्रोच ओरिएंटेशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। चलिए यहाँ पे नहीं पूछा गया है यानी निगेटिव पूछा गया है, तो आप लोगों को निगेटिव ही आंसर सर्च करना है। क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़िए और इसका सही से आंसर दीजिए। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 का अब तक सही से आंसर कर दिया होगा। वे हमेशा सफल होते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चे होते हैं वे हमेशा ज़रूरी नहीं कि वे सफल ही हों, हमेशा सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहीं पर भी नहीं देखा गया है कि जो आंतरिक रूप से मोटिवेटेड बच्चे होते हैं वे हमेशा सक्सेस ही होते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जहां पर हम देते हैं आप लोगों को सारी क्लास की PDF विद आंसर, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में
मिल जाएगा, जहाँ पे क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।